देश के आम नागरिकों के लिए जितो गरीब गुरबा जितना भी पिछड़े जनजाति आदिवासी और देश के कामगारों के लिए और ह्यूमन राइट्स के लिए उन्होंने जो काम किए हैं वो एक बहुत ही मिसाल है हमारे सामने। और उनको हर साल हम प्रयास करते हैं कि उनको याद किया जाए। उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं वो जहाँ पर छोड़े हैं उनको आगे कैसे लेके चलना है उसके बारे में चर्चा की जाए। आज थोड़ा सा प्रोग्राम में विघ्न पड़ा। प्रदर्शन हो रहा था, प्रदर्शन पे चारों तरफ से दिल्ली पुलिस ने कॉर्डन कर दिया, बैरिकेड लगा दिए। मैं भी खुद जो है 1 घंटे में पहुंचा हूँ। मैं ऑफिस से निकल गया था पर ये सारा बंद कर रखे हैं। फिर मैं पीछे हेडअप हो गया, वहां से पैदल आया। सारे ही साथी इसी तरीके से पहुंचे हैं। और हमारा जो आपस में डिस्कशन हुआ था कि ये छोटे हॉल में किया जाए अनिल ठाकुर जी का, कि वहाँ भीड़ हो गई बहुत ज़्यादा और बैठने में अव्यवस्था हो रही है, तो बड़ा हॉल हमने कहा बड़ा खोल लीजिए, अगर खाली है तो बड़ा हॉल खोल लिया। अगर पहले बड़े हॉल की प्लानिंग जैसे कर रहे थे अगर होती तो मेरे ख्याल से ये अंदर बैठने को जगह ना होती, बाहर भी इतने आदमी खड़े रहते। हमने उस प्लानिंग को देखते हुए इसको नंबर कम किया था, नहीं तो अदरवाइज दिल्ली शहर में आदमियों का, हमारे जो समाजवादियों की विचारधारा से प्रभावित हैं या हमारे पुरोधाओं के जो कुर्बानियां हैं, जो उनके देश के नागरिकों के लिए संघर्ष है, उसमें हिस्सा लेने के लिए भारी संख्या में पहुंचने की लोगों में लालसा रहती है। तो सुरेंद्र मोहन जी को मेरे ख्याल से देश नहीं दुनिया में सब जानते हैं कि वो एक समाजवादी नेता थे। उनका जन्म जो है वो अम्बाला में 4 दिसंबर 1926 में हुआ और आज उनकी 15वीं पुण्यतिथि है। और सुरेंद्र मोहन जी एक मीडियम परिवार में उन्होंने जन्म लिया और उन्होंने एजुकेशन अपनी, क्योंकि अम्बाला के रहने वाले थे, अम्बाला में उन्होंने अपनी स्कूलिंग की और उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में चले गए। वहाँ पर अभी 11th क्लास में ही थे तो उस वक्त फ्रीडम की स्ट्रगल चल रही थी, आज़ादी की लड़ाई थी, उसमें शामिल हुए। वो फ्रीडम फाइटर भी हम उनको कहते हैं क्योंकि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, नौजवान थे, स्टूडेंट थे। उसके बाद फिर वो वहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद देहरादून चले गए। देहरादून से उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन किया और वो बहुत ही अच्छे विचारक थे, समाज सुधारक थे और क्रांतिकारी भी थे। वो क्रांति के लिए भी तैयार रहते थे। वैसे तो आज मैं मन से खुश हो रहा था क्योंकि वो हमेशा बड़े बड़े जलसे जुलूसों में बहुत ही शौक से शिरकत करते थे। तो मैंने कहा अब आज हमारे को यहाँ पहुंचने में थोड़ी सी मुशक्कत करनी पड़ी, तो मेरे को सुरेंद्र मोहन जी की याद आ गई कि वो हमारा बड़े से बड़ा, दूर से दूर भी कहीं पर भी हिंद मजदूर सभा का जलसा होता था या मीटिंग होती थी, वो मंजू मोहन जी को साथ में लेकर वहां पहुंचते थे। और वो हमारे हिंद मजदूर सभा के परमानेंट स्पेशल इन्वाइटी थे। और जब भी मजदूरों की समस्याएं कहीं पर जटिल हो जाती थी और ऐसी मोड़ पे खड़ी हो जाती थी कि उसका हल निकालना थोड़ा सा मुश्किल लगता था, तो सुरेंद्र मोहन जी उसके अंदर बाकायदा इंटरवीन करते थे। मुझे बहुत उनकी ऐसे इंटरवेंशन याद हैं जो बहुत बड़े बड़े इंटरवेंशन हैं। मुझे मालूम है कि सरकारी कर्मचारियों का 5वें वेतन आयोग के लिए देर हो रही थी तो उसमें इंटरिम की डिमांड की थी और सारे जेसीएम जो ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी है, देश के तकरीबन 50 लाख वर्करों के नुमाइंदे, रेलवे के थे, डिफेंस के थे, पोस्टल के थे, वो सब पीएनटी के थे, वो सब के सब आकर हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए। उन्होंने डिसीजन लिया था जेसीएम ने कि हम अगर अनाउंस नहीं करेंगे तो हम हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे।
और चौबे जी और पुरोहित जी लंदन में ITF की मीटिंग अटेंड करके दिल्ली आए, और पुरोहित जी से इसके बारे में जिक्र नहीं किया। वो बॉम्बे चले गए, ये दिल्ली आ गए, और नेक्स्ट डे ये मुझे बुलाया सुबह, उन्होंने टेलीफोन करके कि सुबह जल्दी आ जाना, 8 बजे हमारे को जाके पे कमीशन के दफ्तर पर हंगर स्ट्राइक पे बैठना है। तो मैं सुबह 7 बजे पहुंच गया, उनको लेकर भिखाजी गामा प्लेस के पास उनका पे कमीशन का ऑफिस था, वहां पर बैठ गए। एक दिन निकल गया, पुरोहित जी भी पहुंच गए बॉम्बे से आके जब उनको पता लगा, और वो मेरे को कहने लगे कि इन्होंने मेरे से कंसल्ट ही नहीं किया और ये हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए, और ऐसे माहौल में बैठना नहीं चाहिए था। तो दूसरा दिन भी गुजर गया। फिर ये हुआ कि अब सरकार बात नहीं कर रही है, इनवाइट नहीं कर रही है। तो तीसरा दिन भी गुजर गया। तो मुझे याद है कि सुरेंद्र मोहन जी डॉक्टर राममनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट थे, बीमार थे। तो हम वहां पहुंच गए। वहां पहुंचे तो उनसे पुरोहित जी ने जिक्र किया कि ऐसे ऐसे समस्या फंस गई है, तीसरा दिन जा रहा है और अभी हालात उनकी खराब होती जा रही है। जितने भी लीडर, टॉप लीडर बैठे हैं, चौबे जी और TN वाजपेयी दोनों हंगर स्ट्राइक पे थे, उनके साथ NFIR जो कांग्रेस का, उसका राघवैया भी बैठे थे, महेंद्र प्रताप थे। एक उनमें से PNT का लीडर था, वो ज्यादा कमजोरी महसूस करने लगा, उसके घर वाले आए तो वो उठा के ले गए उसको, और अब पुलिस वाले हमारे चक्कर काटने शुरू कर दिए, भी वो लीडर कहाँ गया जो हंगर स्ट्राइक पे बैठा था। हमने कहा भी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके ध्यान रखना। तो बाद में पता लगा कि वो तबीयत खराब हुई, वो भी जाके हॉस्पिटल एडमिट हो गए। तो सुरेंद्र मोहन जी से जब जिक्र किया, सुरेंद्र मोहन जी ने तुरंत दंडवते जी को फोन लगाया और दंडवते जी को कहा कि ये ऐसी समस्या है। और देवी गौड़ा जी जो है वो प्रधानमंत्री थे। तो सुरेंद्र मोहन जी ने VP सिंह को फोन लगाया, वो लंदन में थे, VP सिंह। दंडवते जी ने चिट्ठी, सुरेंद्र मोहन जी ने अपने हाथ से वहीं पे बैठे बैठे लेटर लिखा देवी गौड़ा जी को, और प्रोफेसर मधु दंडवते जी को कहा कि अब आप इसको केस को, मैं हॉस्पिटल में हूं, आप निपटाइए। उन्होंने दंडवते से बात की। मीनवाइल चौथा दिन भी गुजर गया और हालात ये हो गई थी कि अगर एक दिन और गुजर जाता तो हमारे को वहां पर बहुत नुकसान हो जाता हमारे लीडरों का। तो पुरोहित जी ने मेरे को कहा कि हरभजन सिंह अब तो कुछ हो नहीं रहा है, प्रयास हम जारी हैं, तो आप जो कर सकते हो डू एंड डाई वो करने का काम करो। तो हमने उसी वक्त नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का, मैं उस वक्त डिविजनल सेक्रेटरी था, हमने दिल्ली डिवीजन में तकरीबन 60,000 कर्मचारी थे, हमारे तकरीबन 90% मेंबर थे। हमने सबको न्यू दिल्ली स्टेशन पर इकट्ठा किया, गाजियाबाद वालों को गाजियाबाद इकट्ठा किया, शकूर बस्ती वालों को शकूर बस्ती किया। तीनों स्टेशनों के जंक्शन बंद हो गए, गाड़ियां जहां थी वहां रुक गई। फिर हम मार्च कर लिए पार्लियामेंट की तरफ को। तो पार्लियामेंट में पुलिस ने बहुत व्यवस्था कर रखी थी, जाने नहीं दिया आगे हमारे को, हम पार्लियामेंट जाना चाहते थे। और वाटर कैनिंग हो गई, लाठीचार्ज हो गया। और मेरे सामने मेरे साथ वो गुरमेल सिंह SHO से वो बात कर ही रहे थे, तो जैसे वाटर कैनिंग हुई तो उनको लगी SHO को, वो नीचे गिर गए, उनकी पगड़ी भी गिर गई। खैर फटाफट उनकी पगड़ी उठा के सिर पे रखी। तो मेरे को ये लगा था कि अब ज्यादा लाठीचार्ज हो जाएगा क्योंकि SHO गिर गए हैं, परंतु बहुत समझदार थे। उन्होंने कहा कि हरभजन सिंह अपने आदमियों को कंट्रोल करो और कोई ऐसा काम ना करे कि बैरियर तोड़ने का काम करे, नहीं तो अन्यथा मेरे को कोई ना कोई दूसरा एक्शन लेना पड़ेगा। मीनवाइल रामविलास पासवान जी का फोन आ गया कि आप पार्लियामेंट आ जाओ। हमने कहा जी आपसे तो बोला कोई काम नहीं है, हमारा तो काम तो प्रधानमंत्री से है। तो वो बातचीत चल ही रही थी, तो मीनवाइल देवी गौड़ा जी का फोन आ गया, पुलिस के थ्रू मैसेज आया कि देवी गौड़ा ने आपको पार्लियामेंट में बुलाया। हम फटाफट डेलीगेशन लेकर, जितने भी लीडर हमारे साथ थे, आर्य मित्तल अभी नहीं है हमारे बीच में, वो भी साथ में गए। और जैसे ही हम पार्लियामेंट पहुंचे तो वहां का सिक्योरिटी ऑफिसर ने हमारे को वेलकम किया, और वेलकम करते जाता जाता वो बोलने लगा कि मैं 30 साल से सिक्योरिटी ऑफिसर हूं यहाँ पर पार्लियामेंट में। मैंने आज तक देश में कोई भी आंदोलनकारी, प्रदर्शनकारी, पार्लियामेंट तो बहुत दूर की बात रहेगी, हम पार्लियामेंट के थाने के बाहर ही उससे मेमोरेंडम ले लेते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा लीडर है तो उसको हम पार्लियामेंट के गेट पर लाकर वहीं से उसको वापस कर देते हैं मेमोरेंडम लेके। पर ये मेरे 30 साल का पहला एक्सपीरियंस है कि देश का प्रधानमंत्री प्रदर्शनकारियों को से मिलने के लिए बुला रहा है। वो अंदर गए,
और देख के बड़ा ताजुब हुआ। उन्होंने अपना दरी और सराहना लिपेट के टेबल पे ही रखा हुआ था, वो वहीं पे लेटते थे, अंदर ही आराम करते थे। तो उन्होंने पूछा कि व्हाट डू यू वांट, व्हाट इज दी प्रॉब्लम। तो हमने उनको एक्सप्लेन किया कि ये हमारे को इंटरिम चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, आज चौथा दिन है, पांचवा दिन था जिस दिन बुलाया उन्होंने, आखिरी पांचवें दिन। तो मैंने कहा अगर उनको कुछ हो जाएगा तो इतना अनरेस्ट देश में हो जाएगा कि वो सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने उसी वक्त पेंसिल उठाई और उस पर इमरजेंट मीटिंग एट फिक्स अप एट 6 PM। उसमें फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम थे, फाइनेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, तीन चार कैबिनेट के मिनिस्टरों को बुला लिया। अब हम पांचवें दिन मैं और पुरोहित जी मिलके आते हैं। पुरोहित जी का शुगर डाउन हो रहा था, वो कह रहे थे घर लेके चलो, और मेरा शुगर डाउन हो गया। दूध में चीनी डाल के अभी पिलाई थी, तो इतने में एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस का फोन आ गया कि पुरोहित जी कहाँ पर हो। उन्होंने कहा कि मैं तो अभी घर पहुंचा हूं। तो उनका क्यों पूछ रहे हो कि वो हम जाते जाते चिदम्बरम से आपका 10% ऑफ द बेसिक की अनाउंसमेंट करवा ली है और चिट्ठी देनी है, ड्राफ्ट आपको चेक कराना है। अब पुरोहित जी कहने लगे तो फिर मेरे को पूछते काहे को, बताओ आना मैंने कहां पर है। उसने कहा कि अगर आ सकते हो तो मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री जाता हूँ, खुलवाता हूँ अपना ऑफिस, तो मैं गाड़ी भेजता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, गाड़ी हरभजन है मेरे पास। तो हम रात को 10 बजे फाइनेंस मिनिस्ट्री गए, फाइनेंस मिनिस्ट्री खुली, ड्राफ्ट चेक किया, करेक्शन करवाई, दोबारा रीटाइप हुआ, दस्तखत हुए और कॉपी ली। अब पुरोहित जी कहते हैं कि अब दौड़ो धरने पे। अब धरने पे गए थे तो चौबे जी और TN वाजपेयी जी की बहुत ही नाजुक हालत थी। अगर वो पांचवा दिन भी निकल जाता तो मेरे ख्याल से हमारे हाथ से बड़े लीडरों का निकल जाना था। पर वो जैसे ही पहुंचे वहां पर, अब वहां पर ये बात अड़ गई जैन साहब कि इनको उठाया जाए तो जूस लाओ। अब मैं एम्स में गया ना, वहां जूस मिला, बंद हो गई दुकानें, सफदरजंग बंद हो गई। मेरे दिमाग ने क्लिक किया कि नई दिल्ली स्टेशन पे चलो, वहां पे चौक पे जूस की दुकानें हैं बहुत, वहां मिल जाएंगी। वहां पहुंचे तो एक लाला जी कॉर्नर पे ही दुकान है उनकी, उन्होंने बंद कर दिया था, बढ़ा दी थी दुकान, सफाई कर रहे थे। तो मैंने कहा लाला जी दोबारा लगाओ। कहते यार अब तो दुकान हमने बढ़ा दी। मैंने कहा बढ़ा दी तो चालू भी कर दो, हमारा ये मामला बहुत सीरियस है। उन्होंने फटाफट 2 लड़के लगाए, मौसमी छीली, बड़ा मयूर जग भरा और हम पहुंचे 11:30 पौने 12 बजे के करीब फिर दोबारा। अब चौबे जी ने 1-2 गिलास पी लिए। मैं कहा चौबे जी अब 5 दिन से खाली पेट है, तो अब जूस पी लिए हैं, अगर आप थोड़ी सी हिम्मत और करें तो रात भर रुक जाएं, तो हम कल 10,000 आदमी इकट्ठा करके जुलूस में आपको लेके चले, विजय जुलूस में। तो उन्होंने कहा हरभजन सिंह तू जाता है कि हम जाए ही ना घर, यहीं पर ही पूरे हो जाए। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा मेरे को तुरंत घर ले चलो आप। तो TN वाजपेयी जी और ये रघुवैया NFIR का, इनको सबको गाड़ियां आ गई, इनको घर लेके आए, मेडिकल चेकअप वगैरह कराया। तो TN वाजपेयी जी का वहीं पर ही उनका जो आंत थी वो सुकड़ गई थी भूखे रहने की वजह से, और वही उनका मौत का कारण भी बन गया था, उसी कारण से मरे भी थे। तो मैं ये एक एग्जांपल बता रहा हूं कि कितना सीरियस बड़ी लड़ाई थी, और सुरेंद्र मोहन जी ने उसको रास्ता बना दिया। और फिर बाद में जब हम सुरेंद्र मोहन जी को मिले तो पूछा हरभजन क्या हुआ वहां प्राइम मिनिस्टर के पास। मैंने कहा जो कान में पेंसिल मार रहे थे सुन रहे थे, तो उन्होंने मजाक में कहा वो सो तो नहीं गए थे, वो उनकी कहावत थी वो सो भी जाते थे, मतलब इतना 24 घंटे लगे रहते थे काम में, तो अंडर रेस्ट होने की वजह सो भी जाते थे। मैंने कहा नहीं सोए तो नहीं, बड़े केयरफुल थे और कान जरूर वो पेंसिल मार रहे थे। उसी पेंसिल से उन्होंने मीटिंग बुलाई, और चिदम्बरम जैसा लीडर जो कि मानता नहीं था उसको उस पर साइन करने पड़े। और ये एक एग्जाम्पल है, ऐसी मैं बहुत एग्जाम्पलें दे सकता हूँ पुरोहित जी की, उनकी अपना सुरेंद्र मोहन जी की। हमारी हर वर्किंग कमेटी में आना, इशू हमारे बड़े गंभीर होते थे क्योंकि कांग्रेस के टाइम पर भी संघर्ष चलता रहता था, रेलवे के अंदर भी, पोर्ट एंड डॉक में, कोल में, बड़े बड़े रोडवेज में, BHEL में, सेल में, जो बड़े बड़े इश्यूज फंसते थे उसमें सुरेंद्र मोहन जी जितनी उनकी काबिलियत थी उसके हिसाब से वर्किंग कमेटी में आकर एड्रेस भी करते थे और हमारे को रास्ता भी दिखाते थे। और ऐसा लीडर आपको बहुत कम मिलेगा जिन्होंने समाजवाद अपने ऊपर गुजरा है। निद्रोबा समाजवाद के भाषण करते हैं, परंतु उनको अगर कोई देख लेगा तो आप कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि वो कितने बड़े मतलब के सोच वाले नेता थे। मेरे को याद है कि जब जनता पार्टी बनी
ये विठल भाई पटेल हाउस में, मंजू जी याद होगा, आप वहां रहते थे। और ये उस वक्त जनरल सेक्रेटरी थे जनता पार्टी के, जो नया फॉर्म हुआ था कांग्रेस जाने के बाद मोरारजी भाई के उसमें। मैं मैनिफेस्टो भी इन्होंने ही बनाया था। अब मेरे कुछ रिश्तेदार गंगानगर से आ गए कि जी हमारे को मिलना है सुरेंद्र मोहन जी से टिकट के मामले में। मैंने कहा भाई मैं तो टिकट की सिफारिश नहीं कर सकता हूं, बाकी मिलवा देता हूं। मैं वहां पहुंचा, विठल भाई इनके घर पे पूछा तो कहते नीचे ही होंगे। नीचे भी सारा पूछा तो पता लगा कि ग्राउंड में एक पूरा झुमघट लगा हुआ था 20-25 आदमियों का, जिसमें सारे ही बैठे थे, मतलब नेता भी थे, ड्राइवर भी थे, दूसरे भी थे, और ताश खेल रहे थे धूप में। तो मेरे को किसी ने कहा कि वो झुंड में जाके देखो सुरेंद्र मोहन जी वहां बैठे हैं। अब वो उस वक्त के सरकार की पावर में उसके जनरल सेक्रेटरी थे, और वो ये नहीं देख रहे थे कि मैं किनके साथ बैठा हूं, उनको प्यार था लोगों के साथ, उसमें बैठे वहां फिर उनसे बातचीत की, उठ के आए, फिर ऑफिस में गए, बातचीत हुई दूसरी। तो उन्होंने इतना सिंपलिसिटी थी उनमें, इतना सादापन था कि वो सादापन से बहुत खुशी होती थी कि भाई इतना बड़ा लीडर पहुंचने के बाद इतना सादापन। और इंटेलेक्चुअल थे, बहुत ही विद्वान आदमी थे, और एमए उन्होंने साइकोलॉजी में किया देहरादून से, और उसके बाद लेख लिखते थे, ऑडिटोरियल उनके छपते थे अखबारों में, और वही एक उनका इनकम का साधन भी होता था। और बाकी उन्होंने जैसे ही 48 में सोशलिस्ट पार्टी बनी, उसके वो मेंबर बने। फिर उसके बाद माला जो पंजाब में था, पंजाब स्टेट के ऑफिस सेक्रेटरी हो गए। फिर उसके बाद जैसे ही वहां पर अधिवेशन हुआ रूपनगर में, रोपड़ में, उसके रिसेप्शन कमेटी के चेयरमैन हो गए। उसका उद्घाटन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किया था। और फिर उसके बाद तो वो आगे जिम्मेवारियां उनको मिलती गई, और बाद में सेकुलर जनता दल में भी चले गए थे गणपति देवीगौड़ा जी के साथ। बाद में फिर उन्होंने अपना सोशलिस्ट पार्टी बनाई, और मरते दम वो सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे। तो ऐसे नेता को हर साल हम याद ना करें तो ये हमारी गुस्ताखी होगी, जिन्होंने अपना सारा जीवन देश के नागरिक को, और वो आम नागरिक के हकों के लिए भी बहुत लड़ते थे। जितना संगठन बना हुआ था, उस संगठन के फाउंडर थे वो, सिविल सोसाइटी के। सिविल सोसाइटी के क्या राइट्स हैं, उनको कैसे बचाना है, उसके लिए भी पूरा संघर्ष करते थे। और इतने हाईली क्वालिफाइड होने के बाद भी कोई जॉब नहीं। हालांकि उन्होंने बताते हैं उस वक्त के, उन्होंने, मंजू जी ज्यादा कंफर्म करेंगे, कुछ देर बिजनेस भी किया, व्यापार में भी गए, पर व्यापार में उनका जी नहीं लगा, व्यापार छोड़ के, क्योंकि वो कम्युनिटी अपना बिजनेस कम्युनिटी से थे, तो उससे भी निकलकर फिर वो अपने लाइन पर आ गए। तो उनमें इतनी क्वालिटी थी, तो उनको याद करने के लिए सलाह हमारे साथियों ने कहा कि पहले एक दफा हमने जो HMS का हमारा साकेत में ऑफिस है, वहां पर लेक्चर करवाया था हमने। हमारे देश के जाने माने पत्रकार हैं, उन्होंने उसके ऊपर अपना एक सब्जेक्ट के ऊपर अच्छा लेक्चर दिया था। तो आज अभी क्या है कि देश के अंदर पिछले 11 साल से बीजेपी और NDA की गवर्नमेंट है, और मेरे हिसाब से आप दूसरे इश्यूज तो बहुत हैं, परंतु देश के अंदर देश का जो निर्माण करता है, जिसके खून और पसीने से देश का निर्माण होता है, वो 60 करोड़ के करीब है। और अगर 60 करोड़ 140 करोड़ में से 160 करोड़ वर्कर के ऊपर, उसके हकों के ऊपर हमले हो जाएं, उनको फिर अंग्रेजों की तरह उसी गुलामी में ले जाने की बात हो जाए, उनके आवर द वर्क बढ़ जाए, काम के घंटे, अगर हिस्ट्री पढ़ें तो 1919 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दिल्ली में ब्रिटिशर ने इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया, ताकि उस वक्त काफी भुखमरी हो गई थी, लोग बाग काम नहीं था लोगों के पास, तो उन्होंने ILO का गठन किया। ILO त्रिपक्षीय वार्ता होती है, उसमें गवर्नमेंट भी रहती है, उसमें एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव भी रहते हैं, उसमें एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव भी रहते हैं, और हर साल अभी जिनेवा में होती है। उसकी पहली कन्वेंशन जो डिबेट हुई उस टाइम पर, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम में तो काम के घंटे का सवाल ही पैदा नहीं होता था, वो तो सूरज उगे तो काम शुरू हो जाए, सूरज डूबे तो काम खत्म हो जाए, ये उनके ड्यूटी आवर्स थे। परंतु 1886 में शिकागो में ये मांग शुरू हुई, मीटिंग चल रही थी, निहत्थे मजदूरों पर गोली चल गई,
गोली चलने के बाद एक बम फट गया, उसमें पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। हमारे उस वक्त के नेताओं को फांसी भी हुई और उनको मार भी बहुत पड़ी, गोलियां लगी। जो उनकी कमीज जो जैसे लाल झंडा है, उन साथियों ने उस वक्त अपने डंडों में खून से लथपथ कमीजें टांग कर उस मैसेज को पूरी दुनिया में दिया। पूरी दुनिया के अंदर सॉलिडेरिटी हुई और संघर्ष हो गया पूरी दुनिया के अंदर। और उस वक्त ब्रिटिशर को मजबूरन फिर ये इसके ऊपर एक कमीशन बैठाना पड़ा। उस कमीशन ने साइंटिफिक वे में तय किया कि 24 घंटे अगर दिन में होते हैं तो एक इंसान कितने घंटे काम कर सकता है लगातार। तो ये साइंटिफिक फार्मूला बना कि 8 घंटे से ज्यादा इंसान काम करेगा तो वो शारीरिक तौर से बीमार हो जाएगा, और उससे ज्यादा काम करेगा तो उसकी सामाजिक जो जिम्मेवारी है उससे चूक जाएगा। तो 8 घंटे काम, 8 घंटे बेड पे सोना और 8 घंटे सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बच्चों का पढ़ाई है, बच्चों की पालन पोषण है और बुजुर्गों का ध्यान रखना है, उनको पढ़ा लिखा कर उनकी शादी करनी है, नौकरी दिलवानी है। वो 8 घंटे सोशल सामाजिक कार्य के लिए है। अब ये इतने साल के बाद किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी, इन्होंने वो आवर्स ऑफ वर्क को बढ़ा दिया। कोड जो अभी इन्होंने हमारे 44 श्रम कानून थे जो अंग्रेजों के टाइम से लेकर हम लड़ना शुरू हुए, हमारा इतिहास है सारा। और हमारा जो संगठन ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन है वो तो 1924 में उसका जन्म हुआ अंग्रेजों के टाइम में। और उसके बड़े बड़े देश के फ्रीडम फाइटर उसके नेता रहे, बीवी गिरी उसके नेता थे, बाद में राष्ट्रपति बने। उन्होंने भी उस वक्त संघर्ष किया। तो अंग्रेजों ने, क्योंकि हड़ताल रोज होती थी, 30 दिन था, 28 दिन हड़ताल होती थी, और हमारे को ब्लैक बोलते थे, काले बोलते थे इंडियंस को। तो जब नेगोशिएशन नहीं थी तो हड़ताल रोज होती थी। अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि हड़ताल को कैसे रोका जाए, तो उन्होंने इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में बनाया और इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट में सारी चीजों का प्रोविजन किया। और 36 में उन्होंने फैक्ट्री एक्ट का गठन किया। फैक्ट्री एक्ट के गठन में पूरा डिफाइंड है कि एम्प्लॉयर की क्या पावर्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ड्यूटीज क्या है, और कितना कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, और वर्कर की क्या ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कितने घंटे काम करेगा, उनके और सोशल उनका अलाउंसेस क्या होंगे, और ये सारी चीजें डिफाइंड हैं। परंतु इन्होंने फैक्ट्री एक्ट को चेंज कर दिया। पहले आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट चेंज कर दिए, वो 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 12 घंटे से भी अगर कोई ज्यादा एम्प्लॉयर काम लेना चाहेगा तो ले सकता है। अब इसके ऊपर बहुत संघर्ष चल रहा है अभी कि आप 8 घंटे ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अभी उन्होंने एक जो नोटिफिकेशन किया है 21 तारीख को, नवंबर को, देश के एक लेबर मिनिस्टर ने, कि जितने कोड उन्होंने 44 श्रम कानूनों में से 15 को रिपील कर दिया। टोटल इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट के 44 श्रम कानून है, 15 रिपील कर दिए, खत्म कर दिए बिना बात किए। 29 जो बचे थे उनको बिना बात किए हुए वो कहते हैं कि हमने उसको सबमर्ज कर दिया है, मिलाकर 4 कोड बना दिए हैं। परंतु गलत बोलते हैं, हमारे से कोई वार्ता, किसी देश के किसी मजदूर संगठन से कोई वार्ता नहीं हुई, और वो 4 कोड में ले आए। पहला कोड वेज कोड है, जिसमें वेतन के अंदर फैक्ट्री एक्ट में पूरा डिफाइंड था कि महीने के एंड में 7 तारीख तक सैलरी मिलेगी, नहीं मिलेगी तो मालिक रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके खिलाफ बाकायदा लेबर कोड में केस किया जा सकता है। अब इन्होंने उसको हटा दिया, बिल्कुल सब खत्म कर दिए। वो अपना ऑनलाइन पेमेंट डाल देगा बैंक में। अब बैंक उसको 10 दिन लेके बैठा रहा है, 15 दिन लेके बैठा रहा है, कोई किसी की जिम्मेवारी नहीं। और आवर्स ऑफ वर्क बढ़ा दिए हैं। और ये था फैक्ट्री एक्ट में कि उसके सेहत को देखते हुए मशीन सही होनी चाहिए, एनवायरनमेंट ठीक होना चाहिए, लाइट ठीक होनी चाहिए, पानी वहां पर होना चाहिए, रेस्टरूम होना चाहिए, टॉयलेट्स होने चाहिए, जो फीमेल एम्प्लॉई है उसके बच्चे को रखने के लिए क्रच होने चाहिए। ये सारी चीजें डिफाइंड थी, अब इन्होंने सब खत्म कर दिया। वो मालिकों ने कहा कि साहब आप तो हमारे को क्रिमिनल समझते हैं, अगर हम वायलेट करते हैं, कोई अपना वायलेशन करते हैं लेबर लॉ का, तो उसमें आप सजा करते हैं, फाइन भी करते हैं, तो वी आर नॉट क्रिमिनल, इसको हटाइए। अब इन्होंने उसको कंपाउंडेबल ऑफेंस को नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस को कंपाउंडेबल कर दिया। अब छोटा सा एक अधिकारी चाहे वो कितनी दफा लेबर लॉज का वायलेशन करेगा, आउट ऑफ कोर्ट बैठ के सेटलमेंट कर लेगा। अब उसको डर ही नहीं है, कुछ फ्री हैंड मिल गया। क्योंकि मैं पिछले 30-35 साल से सुन रहा था कि जितने बड़े एम्प्लॉयर हैं उनके जो नुमाइंदे आते हैं, बड़े बड़े एडवोकेट इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में, वो वहां पर मांग करते थे कि लेबर लॉ जो है ये लचीले होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए,
और हमारे को हम इन्वेस्टमेंट तब करेंगे कि हमारे को हायर एंड फायर का राइट मिलना चाहिए। जब जी चाहे जिसको नौकरी में रखें, जब जी चाहे नौकरी से निकाल दें। आवर्स आवर जितने उसके ऊपर 8 घंटे नहीं होने चाहिए। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होनी चाहिए, नो जॉब सिक्योरिटी। जब जी करेगा रखेंगे, जब जी करेगा किक आउट करेंगे। अब इन मांगों के प्रति संघर्ष चलता रहा, परंतु किसी सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी कि मालिकों के आगे इतना झुक जाएं। अभी इस सरकार ने जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहां से हमारे को कर्जा मिलता है, वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, और वो हमारे को अरबों रुपया कर्जा दे रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा, रिकॉर्ड पर है, आप चेक कर सकते हैं कि हमारे 13 प्रधानमंत्री जो देश में बने लास्ट, डॉक्टर मनमोहन सिंह, देश को जितना हमारा टैक्स जो रेवेन्यू है वो बहुत कम है। लोग बात टैक्स देते नहीं है, पैसे वाले नहीं देते हैं, गरीब ने तो क्या देना है, उसको खाने को रोटी नहीं है, तो वो टैक्स की चोरी करते हैं। तो इन्होंने टैक्स से देश तरक्की नहीं कर सकता, तो कर्जा लेना शुरू किया है इन्होंने, जिसमें बड़े बड़े कारखाने लगाने, बड़े बड़े बांध बनाने, बड़े बड़े एम्स बनाने, वो पैसा सारा 13 प्रधानमंत्रियों ने 52 लाख करोड़ रुपया कर्जा किया था। और उस वक्त कहते थे कि 5,000 रुपया आम एक बच्चा जन्म लेता है उसके ऊपर कर्जा है। परंतु अभी इन्होंने इस 11 साल में एक प्रधानमंत्री जो 14वां है उसको बढ़ाकर 205 लाख करोड़ कर्जा हो गया है। अब कहते हैं कि 1 लाख कर्जा लेके बच्चा जन्म ले रहा, पूरे देश के अंदर जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं 1 लाख का कर्जा है उसके ऊपर। पूरा देश ही गुलाम कर दिया है फाइनेंशियली। अब उनका दबाव रहता है इनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कि आपको कानून और बजट ऐसा बनाना होगा जिसको हम स्क्रीनिंग करेंगे, हम एडवाइस करेंगे, हम बनाएंगे। कैन यू इमेजिन कि 80% बजट हमारा जो है वो हमारी सरकार नहीं बनाती है, उसको वर्ल्ड बैंक बनाता है, उसके नुमाइंदे उसको बाकायदा स्क्रीनिंग करते हैं, उसको मॉनिटरिंग करते हैं। अब उन्होंने कहा कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए हम पैसा देंगे जितना मर्जी, पर हमारी कंडीशन होंगी कि जो उसके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, वो हम आपको सर्टिफाई करके जो लिस्ट देंगे आप उन्हीं को काम दीजिए। और उनका 100 ईयर का सर्वे है, ये 100 साल का, कि देश में कौन कौन सा व्यापार जो है वो बढ़ेगा। इंडियन रेलवे बढ़ेगी, पोर्ट एंड डॉक बढ़ेगा, कोल माइन में नेचुरल रिसोर्सेज आएंगी, BHEL है, सेल है, तो उसके अंदर वो इन्वेस्ट करने के लिए बाकायदा भारत सरकार पर दबाव बनाते हैं। उनकी कंडीशन है कि लेबर लॉ शुड बी फ्लेक्सिबल, और इन्होंने मान लिए वो सब। अब मानने के बाद अभी देश की हालत बहुत खराब है, क्योंकि हमारे देश के अंदर अगर आप आंकड़े देखें तो जो सरकार ने जिस तरीके का अपनी पॉलिसीज को लागू किया, हमारे श्रम कानून तो मसल दिए, उसको 4 कोड में ले आए, वेज कोड डिस्ट्रॉय कर दिया। अब मालिक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, 15,000 सीलिंग है, 15,000 तक वर्कर जो है वेज कोड में गवर्न होगा, 15 से ऊपर वाला जो पार्ट ऑफ मैनेजमेंट होगा बाद में भी ऑर्डर निकलेंगे, तो वो ना हड़ताल पे जा पाएगा, ना यूनियन बना पाएगा, ना कलेक्टिव बार्गेनिंग होगी उसकी, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। और इसी तरीके से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बनाया है इन्होंने। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में पहली दफा गवर्नमेंट ने इंटरवीन कर दिया है। गवर्नमेंट कहती है कि आपकी यूनियन जब रिकॉग्निशन होगा तो उसको मालिक जो है वो आपकी वोटर लिस्ट बनाएगा, जैसे ये बना रहे हैं इनका इलेक्शन कमीशन, और उसी का ही नियुक्त किया हुआ इलेक्शन ऑफिसर होगा, और सीक्रेट बैलेट से चुनाव होगा रिकॉग्निशन का। और सीक्रेट बैलेट से चुनाव होने में जो यूनियन 51% से ज्यादा वोट लेके आएगी आम वर्कर की, वो सोल बार्गेनिंग एजेंट हो जाएगा। और जो 51% से, मेरे को नहीं नजर आता है हिंदुस्तान में कोई यूनियन है जो 51% से ऊपर लेके आएगी, और जो 51% से लेकर 20% तक लाएगा वो नेगोशिएटिंग काउंसिल में आ जाएगा। नेगोशिएटिंग काउंसिल मीन स्टाफ काउंसिल, वो मैनेजमेंट के रेमो करम पर रहेंगे, उनको फुल ट्रेड यूनियन राइट नहीं मिलेगा। और जो 20% से नीचे वाली यूनियन है, रजिस्ट्रार को पावर दे दी है कि उनको वो डिसबैंड कर देगा, उनको घर भेज देगा। तो इट मीन जो हमने संघर्ष करने के बाद यूनियन बनाने का अधिकार लिया था कि 7 आदमी बैठकर कहीं पर भी यूनियन बना सकते हैं, अब इन्होंने उसको 7 से कर दिया 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द फैक्ट्री, मिनिमम 100। हम दोनों में से या तो 10% होगा या मिनिमम 100 होगा, और वो भी लिख के देना पड़ेगा, उसकी पर्सनल वेरिफिकेशन होगी। तो आने वाले समय में अब जब लागू किया इन्होंने, यूनियन बनना असंभव है, कोई यूनियन नहीं बना पाएगा। और अगर यूनियन नहीं बनेगी, आपका कोई राइट नहीं होगा आपके पास, तो फिर आप
सामूहिक सौदेबाजी में हिस्सा कैसे लेंगे? अपनी बेसिक पे है, अलाउंसेज है, आवर्स ऑफ वर्क है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी है, सोशल सिक्योरिटी पेंशन है, इसके बारे में कोई आपकी सामूहिक सौदेबाजी नहीं होगी। उसके लिए एक चिट्ठी इशू कर दी है, रूल बना दिया कि इन फ्यूचर फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट होगा। फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को आपस में समझौता करना होगा लिखित में, एफिडेविट पर, कि मालिक का क्या काम है और जो वर्कर काम करेगा उसका कितना उसको पैसा देना है। उसमें कोई आवर्स ऑफ वर्क, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, मेडिकल ट्रीटमेंट, एजुकेशन ऑफ बच्चों का, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस, सिटी अलाउंस, ये कुछ नहीं। लमसम दोनों का समझौता होगा, 2 साल का समझौता, 2 साल के बाद आप अपने घर है, मालिक अपने घर है। तो ये इस तरीके का वातावरण अंग्रेजों के टाइम में था। अब ये अंग्रेजों से भी आगे निकल गए हैं। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में 60 करोड़ वर्कर, मुझे बड़ा तकलीफ होती है, हम लड़ रहे हैं पिछले 11 साल से, इससे भी पहले से लड़ रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में 5 हड़तालें की थी, परंतु हमारे देश के जो बुद्धिजीवी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, जो अपने आप को बहुत समझ रखते हैं, उनकी ताकत भी है उनके पास, वो कहते हैं मजदूर मजदूर, इशू कुछ नहीं, जो अटैक है उनके। तो हमारी मीटिंग के अंदर उस वक्त 13 नेता मौजूद थे हमारे सोशलिस्ट समागम के। 13 नेताओं ने सर्वसम्मत से कहा कि इसमें, क्योंकि एचएमएस सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पर बेस्ड है, फाउंडेशन उसकी समाजवादियों की है, तो उनका जनरल सेक्रेटरी जो है, जो हमारी मेंबरशिप 9.2 मिलियन है, 52 लाख हमारी मेंबरशिप है, 11 में अभी 1.5 करोड़ से ऊपर है। सेक्टर कोई बचा नहीं है जहां पर हिंदू सभा नहीं है, नंबर 1 पोजीशन पर है। साउथ में, अगर मैं अभी परसों वहां पर काम टूर में था, इतनी मीटिंग मैंने कभी चीफ मिनिस्टर की उसमें नहीं देखा जो पावर में है स्टैलिन। हजारों कर्मचारी जुलूस में, और पूरा शहर ही उन्होंने लाल झंडों से, एचएमएस से रंगा हुआ था। तो साउथ के अंदर कभी एचएमएस इतनी फैली नहीं थी, परंतु अभी एचएमएस पूरे साउथ में डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटियां बन गई। सिमिलर वे में राजस्थान में जाके देखिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटियां हैं। दिल्ली में हमारे साथी मेरे साथ काम कर रहे हैं सालों साल से। सिमिलर वे में पंजाब में, हिमाचल में, दूसरे जितने हमारे स्टेट हैं, बिहार में, झारखंड में, यूपी में, हिंदू मजदूर सभा हर सेक्टर में है। हम रेलवे में बाइसिकल पहले नंबर 1 पर है। इस इलेक्शन में, पिछला इलेक्शन जो हुआ है मानता के लिए, गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की है कि रेलवे के अंदर उनकी अपनी आरएसएस की यूनियन जो है बीएमएस, उसको मानता दिलवा दें। फाइनेंस मिनिस्टर की, जो लैब मिनिस्टर है, उसकी ड्यूटी लगाई प्रधानमंत्री जी ने कि आप इलेक्शन करवाइए रेलवे में। किसी भी तरीके से रेलवे मिनिस्टर को आदेश दिए कि आपके रेलवे के अंदर हमारी बीएमएस की यूनियन नंबर 1 पे आनी चाहिए। और सीक्रेट बैलेट से चुनाव हुआ, इतना पैसा लगाया गवर्नमेंट ने, और लॉ मिनिस्टर ने और रेलवे मिनिस्टर ने, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो कास्ट बेस पर एसोसिएशन है, वेलफेयर एसोसिएशन बनी हुई है, चाहे वो SC ST एसोसिएशन है, चाहे वो अदर बैकवर्ड क्लास की ओबीसी की एसोसिएशन है, वो एसोसिएशन है वेलफेयर एक्टिविटीज करने के लिए। उनको ट्रेड यूनियन राइट नहीं है, उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो सोसाइटी एक्ट में है, और उसमें लिखा है, उनकी जो उनको रिकॉग्निशन दी गई थी कि यू आर गेटिंग द रिकॉग्निशन ओनली फॉर वेलफेयर इशूज, यू आर नॉट ट्रेड यूनियन, यू हैव नो राइट ऑफ ट्रेड यूनियन, ये लिखा हुआ है उसमें। परंतु लॉ मिनिस्टर ने और लेबर मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर ने कमरे में बुलाकर उनके लीडरों को पगड़ियां बांधी, शॉल उड़ाए, और उनको कहा कि आप बताइए क्या चाहते हैं। साहब, हमारे को फेडरेशन के बराबर मान्यता मिलनी चाहिए, हमारे को दफ्तर मिलने चाहिए, आने जाने के पास मिलने चाहिए, यूनियन करने के लिए हमारे को स्पेशल लीव मिलनी चाहिए। उनका बिल्कुल गारंटेड, पर हमारी बीएमएस को जिताना है आपने। सब आगे पगड़ियां बंधवा के, और कास्ट बेस पर भी, रिलीजन बेस पर भी डिवीजन कर दिया वर्किंग क्लास में। परंतु आपको जानकर खुशी होगी कि इसके करने के बावजूद भी हमारे ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन तकरीबन 47-48% वोट लेकर नंबर 1 पे आया है। और अभी इन्होंने क्या किया कि इलेक्शन तो हो गया, इलेक्शन पर नॉर्म्स रखे थे कि 20% तक कोई दूसरी यूनियन भी आ जाएगी, उसको भी हम नेगोशिएशन पावर दे देंगे। वो बीएमएस को देना चाहते थे, उनको ये था कि 20% पे आ जाएंगे। जब इलेक्शन प्रोसेस ऑन था, उसमें छेड़खानी नहीं हो सकती, उन्होंने 20 से 15 कर दिया। इनको पता लगा कि भाई इनको वोट ही नहीं मिल रहे, इनका एजेंट ही कोई नहीं है, टेबल पे कहीं टेबल ही नहीं लगे हैं, तो उसको 15% कर दिया। अब रिजल्ट निकल गया तो उनका 10% के करीब उनको वोट मिला।
तो गवर्नमेंट ने कहा होम मिनिस्टर के यहां से, भाई किसी भी तरीके से हमारी बीएमएस को रिकॉग्नाइज करो। अब रिकॉग्नाइज कर लिया, कहा कि ये इलेक्शन लड़े हैं, चाहे इनको जो 15% वोट नहीं मिले हैं तो हम इनको स्पेशल इनवाइटी बुलाएंगे, इनको दिल्ली में दफ्तर देंगे और इनसे नेगोशिएशन शुरू होगी। वो सारे आदेश पारित कर दिए। न्यू दिल्ली 1 नंबर प्लेटफॉर्म के सामने 3000 गज में बीएमएस को ऑफिस बनाकर रेलवे मिनिस्टर ने उद्घाटन कर दिया। अब आप बताइए कि देश के अंदर इतना बड़ा तानाशाही चल रहा है, आप वर्कर का आपके अंदर आस्था है, वर्कर आपको प्यार करती है, बावजूद पॉलिटिकल पार्टी पैसा खिलाए कुछ भी कराए आप नहीं हरा पा रहे हैं, परंतु उसके बावजूद भी वो तानाशाही कर रहे हैं, कानून उन्होंने अपना बना दिया। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि हमारे जो 4 कोड बने, क्योंकि ये ऐसा विषय है कि मैं इस पे घंटों घंटों बोलता हूं, परंतु क्योंकि इतना बोलना ठीक नहीं रहेगा, मैं सिर्फ कोड तक ही रहूंगा। मैंने ये छाप के सुरेंद्र मोहन जी का इंग्लिश हिंदी में उनकी जीवनी भी लिख दी है शॉर्ट में, और इसमें जो 4 कोड है उसके बारे में जिक्र कर दिया मैंने, सारी चीजें इसमें नरेट कर दी हैं। ये 4 कोड जो बने हैं वो लेबर कोड है, लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन है, लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है, सामाजिक सुरक्षा। ये कहते हैं गिग वर्कर को, प्लेटफॉर्म वर्कर को सोशल सिक्योरिटी देंगे, झूठ बोल रहे हैं। और फिर ये कह रहे हैं कि लेबर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। ये 4 कोड बनाए हैं। अब इस 4 कोड के अंदर इन्होंने इलेक्शन का मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से ये चाहेंगे कि बीएमएस को ही एक फेडरेशन रखें देश में, जैसे इलेक्शन में हो रहा है। पहले तो ये था कि ईवीएम में गड़बड़ हो रही है, और अभी इन्होंने ऐसा मैनिपुलेट कर दिया कि वोटें ही काटनी शुरू कर देते हैं, पूरे आउटसाइड एजेंसी को वर्क दे देते हैं कि भी आप कैलकुलेट करिए कितना बच्चा है, कितनी महिलाएं हैं, कितना जवान है, कितना बूढ़ा है, और कितनी एज है उनकी, कौन से मकान में रहते हैं, कहां पर किसका जो प्रभार है, कौन उस पर ज्यादा वोट लेता है, वो वोट काटनी शुरू कर दी। अभी बिहार में आपके सामने देखिए करोड़ों में वोट काट दी, और बाद में सुप्रीम कोर्ट भी उसमें आधार को मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आधार को लागू करवाया, परंतु उस जमले में ये पूरी सरकार बना गए। और सरकार बना गए, उसमें कोशिश तो थी कि नीतीश कुमार को भी धक्का देंगे। ये इनका ये था कि पासवान और ये सारे मिलकर इतने वोट ले आए कि नीतीश नीचे रह जाए, नीतीश लालू से मिलकर सरकार ना बना जाए, उनका नंबर कम हो जाए। तो पर वो नंबर कम नहीं हुआ, वो नंबर इतना आ गया कि अगर नीतीश को इग्नोर करते थे तो नीतीश फिर लालू के साथ मिलकर गवर्नमेंट बना सकता था, ये सारे बाहर हो जाते। तो लिहाजा उन्होंने मजबूरन में फिर उनको मुख्यमंत्री बनाया है, परंतु होम मिनिस्टर अपना ले लिया, स्पीकर अपना बना लिया, और अभी कोशिश कर रहे हैं कि उनको बिल्कुल पंगु बना के काम लें। तो मेरा आपसे कहना है, ये जो 4 कोड अभी लागू कर दिए हैं, ये 4 कोड लागू होने के बाद अभी जो मानता में जब आएंगे, और रजिस्ट्रार को इतनी पावर दे दी है, लेबर कोड खत्म कर दिए। अब कोई देश में लेबर कोड नहीं रहेगा, सिर्फ ट्रिब्यूनल रहेगा, लेबर ट्रिब्यूनल, और उस ट्रिब्यूनल में जज नहीं रहेंगे। वर्कर अगर किसी अन्याय के खिलाफ वहां जाएगा तो उसको रजिस्ट्रार के खिलाफ स्टे नहीं मिलेगा, केस लड़ता रहेगा। और जज होने की ना होने की वजह से अभी भी ट्रिब्यूनल जो है 1-2 उसमें जज नहीं है, आधे जज हैं, और सब जो है वो रिटायर्ड हैं, मर्जी करते हैं आते हैं, मर्जी करते नहीं आते हैं। और कोई केस में डिसीजन देना है तो डिसीजन इन्फ्लुएंस होकर दे देते हैं, नहीं देना तो नहीं देते हैं। तो अभी ट्रिब्यूनल बना दिए। ट्रिब्यूनल में एक जज होगा लीगल बैकग्राउंड से, एक इनका अपना ऑफिसर होगा जो अभी 75 के करीब जे ग्रेड अधिकारी विदाउट यूपीएससी हर मिनिस्ट्री में लगा रखे हैं, जो थिंक टैंक हैं आरएसएस के। वो यूपीएससी के थ्रू आईएएस अफसर सेलेक्ट नहीं हुए हैं, परंतु उनके 75 आदमियों की हर मिनिस्ट्री में पोस्टिंग कर दी है। हिकामत त्यागी बैठे हैं हमारे हरियाणा के प्रेसिडेंट, इनको कोई काम था वहां के लेबर मिनिस्टर से, ये गए, उसके पास एचएमएस के लेटर से इन्होंने चिट्ठी लिखवाई थी कि इस पे वो केस पे पुटअप करके काम हो जाएगा। तो उन्होंने इनको बुला लिया, उन्होंने कहा कि त्यागी ये लेटर तो अपने पास रखो, ये मेरे जो नीचे मेरा जो ओएसडी है ये शाम को मेरी सारी रिपोर्टिंग देता है पीएमओ हाउस में, आप काम बताओ क्या है। काम उठाया, अपना लैंडलाइन से फोन करके जहां का इनका काम था वो काम करवा दिया। तो इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर मिनिस्टर के पीछे उसकी सीक्रेसी, उसके डे टू डे मोबाइल कोई भी मिनिस्टर यूज नहीं कर रहा है आज की तारीख में।
ये छोड़े हुए हैं मोबाइल, उन्होंने रखे हुए हैं परंतु इस पे बात नहीं करते हैं, क्योंकि इस पे सब उनकी पीएमओ हाउस में रिपोर्टिंग होती है, सारी कारगुजारी जा रही है उनकी, उनके पीछे ऑफिसर लगा रखे हैं। पूरे देश के अंदर बहुत भय का वातावरण है और इस वातावरण में करप्शन आसमान पर है। अभी मैं, क्योंकि मैं कोल का जनरल सेक्रेटरी मेरे को कारोबार दे दिया लोगों ने, मैं उसके अंदर जब घुस के देखा मैंने कि वहां पर रोजाना इलीगल कोल माइनिंग हो रही है। इलीगल कोल माइनिंग में हजारों ट्रक हजारों वर्कर को लाते हैं खाली और अंदर घुसेड़ देते हैं, वहां से टनों के टन कोला निकालकर शाम को वापस चले जाते हैं। और अगर वो माइन धस जाए तो अंदर ही वर्कर मर जाता है, उसके ऊपर और मिट्टी डाल देते हैं, उसकी काउंटिंग में नहीं होती कि डेड बॉडी कितनी है अंदर में। ये रोजाना का काम है, अभी 3 महीने पहले हुआ है। अब मैं इस इशू को बहुत जबरदस्त टेकअप किया हुआ है। अब उसमें वहां की सरकार जो इन्वॉल्व है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, कोई पत्रकार एक लाइन नहीं लिखता उनके बारे में वहां क्या हो रहा है। चीफ मैनेजर को हिस्सा आता है, डीआईजी रांची को 20 करोड़ रुपए मंथली मिलती है। वर्कर को कमोडिटी बना रखा है। देश का जो हमारा मेहनत का मजदूर है उसको यूज कर रहे हैं स्लेव्स, फोर्स लेबर। अब मर गया वो बंगाल से लेबर लाते हैं, गरीब, उनके गांव में पता भी नहीं कि उनका आदमी कहां काम करने गया और कहां मर गया। ये अभी इशू चल रहा है, इसके ऊपर इंक्वायरी नहीं होगी क्योंकि सारे तंत्र मिले हुए हैं। और मैंने ये सरकार से बात किया, सरकार ने कहा हमें इसकी खबर है परंतु इसको कैसे रोकें, इसकी प्लानिंग करेंगे, कोई कमेटी बनाएंगे। सरकार को मालूम है, सब इससे ले रहे हैं और अंदर तक का सारा हमारे को सजरा सब पता है कि क्या क्या चल रहा है। तो देश में इतना बड़ा भ्रष्टाचार, देश के 60 करोड़ मजदूरों को स्लेव्स बना दिया इन्होंने। और फिर हम कोई भी ऐसे नेता का, हमारे जो समाजवादी नेता, उनकी पुण्यतिथि पर उनको याद करें। उन्होंने अपनी सारी लाइफ इन कामों में निकाली है, सारी लाइफ उन्होंने यही काम स्ट्रगल किए हैं। परंतु उसके बाद वो जब जनता पार्टी का राज आया था तो मिनिस्टर भी उनको ऑफर थी, मिनिस्टर बन सकते थे परंतु मिनिस्टर नहीं बने, साइलेंटली उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। बाद में उनको खादी ग्राम का चेयरमैन बना दिया गया। चेयरमैन होने के बावजूद भी सड़क पे चलते थे बसों में। बाद में जाकर बड़ी मुश्किल से लोगों को शर्म आने लगी कि हमारा नेता जो है बसों में घूमता है। फिर उनको एक छोटी सी गाड़ी उनको लेके दी है, किसी तरीके से अपना रहने का ठिकाना बनाया है। पहले विठल भाई पटेल हाउस में ही इनका घर जो है, मंजू जी बैठी हैं, वो एक धर्मशाला बना हुआ था। जिसको कहीं जगह नहीं मिलती वो जाकर सुरेंद्र मोहन जी के पास चला जाए। तो ऐसे नेता को हम याद कर रहे हैं। और ऐसी जबरदस्त देश के अंदर अभी टक्कर, अभी हमने पिछली एक 9 जुलाई को हड़ताल की है। 25 करोड़ देश के वर्कर हड़ताल पे गए हैं। कोयले के अंदर 98% हड़ताल हुई है। इवन बीएमएस की हिम्मत नहीं थी कि वो अंदर चला जाए हड़ताल काम करने के लिए। डिफेंस को कॉर्पोरेटाइज कर दिया, 41 फैक्ट्रियों को कॉर्पोरेटाइज करके अभी उसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। और उन्होंने, हमारी यूनियन ने, मैं उसका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूं, उन्होंने आप वर्किंग कमेटी बुलाई, 5 दिन की हड़ताल पे जाने का नोटिस दिया। 5 दिन की हड़ताल, कंप्लीट हड़ताल, बीएमएस भी साथ में गई। 98% हड़ताल हुई। देश की आजादी के बाद इतनी बड़ी हड़तालें पहले नहीं हुई है। परंतु अभी कई हमारे साथियों को जानकारी नहीं है, तो वो समझते हैं पता नहीं हिंद मजदूर सभा क्या चीज है, किस खेत की मूली है। तो अब ये हमारी बदकिस्मती है। परंतु ऐसे मौके के ऊपर सभी साथियों ने सर्वसम्मत से कहा कि हरभजन सिंह इस इश्यू पर बोलेंगे, नहीं तो अदरवाइज मैं हिंद मजदूर सभा का जनरल सेक्रेटरी हूं, मैं डिफेंस का लीडरी कर रहा हूं, मैं कोयले का जनरल सेक्रेटरी हूं, मैं सारे ईपीएफओ का प्रेसिडेंट हूं, मैं ईएसआई का बोर्ड का ट्रस्टी हूं, मैं ईपीएफओ के जो ट्रस्ट है 25 लाख करोड़ का, 20 करोड़ वर्कर है, उसका ट्रस्टी हूं। तो मेरे को बोलने में सारा दिन बोलता हूं, सारे देश में घूम रहा हूं, दुनिया में भी जा रहा हूं। मेरे पे एलिगेशन है, मेरे खिलाफ गवर्नमेंट ने एंटी नेशनल की इंक्वायरी बैठा रखी है कि हरभजन सिंह ये एंटी नेशनल, और हरभजन सिंह के ग्लोबल इतने संपर्क है कि वो देश के ऊपर हमला करवा रहा है। फॉरेन फंडिंग बहुत मेरे पास आ रही है, ये एलिगेशन है मेरे पास, मैं इंक्वायरी फेस कर रहा हूं। अब इतना बड़ा मजदूर का संगठन जो समाजवादियों ने बनाया, हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने 48 में दिसंबर 23, 24, 25, 26 को कलकत्ता में सारे समाजवादी नेता, चाहे वो पोर्टल डॉक के थे, कोल में थे, रेलवे में थे, पोस्टल में थे, स्टील में थे, उन सबको बुलाकर कहा कि देश आजाद हो गया, अब हमारे को
किसी दूसरी यूनियन का सदस्य रहने की जरूरत नहीं है। सोशलिस्ट पार्टी भी बनी और हमारा हिंद मजदूर सभा का गठन भी किया। उस वक्त वो 600 यूनियन आई थी, वहां पर 6 लाख मेंबरशिप थी। और ये मैं आपको खासियत बता रहा हूं क्योंकि उसका हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि यूनियन शुड बी फ्री, इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेट। यूनियन शुड नॉट वर्क अंडर एनी पुल एंड प्रेशर ऑफ द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टी एज वेल एज एम्प्लॉयर। ये सुरेंद्र जयप्रकाश जी और उनके तमाम साथियों का बनाया हुआ संविधान है और हम पिछले 40 साल से उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल पार्टी लीडर नहीं बना है। मेरे से पहले मेरे प्रेडिसेसर उमरामल पुरोहित, जिन्होंने 3 पे कमीशन सरकारी कर्मचारियों के लिए दिए हैं और महिलाओं को 2 साल की छुट्टी दिलाई है। आज तो एक छुट्टी दिला दे महिलाओं को, फ्री 2 years लीव, चाइल्ड केयर लीव विद फुल सैलरी। 180 दिन का मैटरनिटी लीव दिलवाया है, 1 दिन का कोई दिला के दिखाया किसी में ताकत है तो। ये एचएमएस के लीडरों ने ये सारी देश के अंदर सरकारी कर्मचारियों को तो दिलाया, उसके बाद पीएसयूज को मिला, उसके बाद जो है वो प्राइवेट में मांग शुरू हुई। तो एक 5 सेटर भी है हिंद मजदूर सभा। तो लिहाजा ये पूरे जो चारों कोड मैं अगर बोलूंगा तो मैं इस पे बहुत लंबा बोल सकता हूं इसको, मेरे को सबको ये मैंने इन पे आर्गू किया हुआ है। मैं गवर्नमेंट से घंटों घंटा आर्गू करता हूं। लेबर मिनिस्टर मेरे से घर पे बुलाकर 3-3 घंटे इसकी कमियां पूछ रहे हैं और मैं कमियां बता रहा हूं उनको कि आपने फैक्ट्री एक्ट अमेंड कर दिया। फैक्ट्री एक्ट में क्या कर दिया, जहां पावर यूज हो रही है उस 10 एम्प्लॉय की जगह पर 20 एम्प्लॉय कर दिया। नॉन पावर वाली फैक्ट्री में 20 की लिमिट थी, उसको 40 कर दिया और 40 वर्कर जहां काम करेंगे। और कितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, एक मशीन आ रही है 200 एम्प्लॉय का काम खा रही है और उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, परंतु एम्प्लॉय 40 रहेंगे। कोई लेबर मिनिस्टर नहीं जाएगा वहां, लेबर इंस्पेक्टर नहीं जाएगा ये देखने के लिए कि वहां पर उसका अत्याचार तो नहीं हो रहा, कोई कानून का उसमें वायलेशन तो नहीं हो रहा। उनको निकाल दिया बाहर, कहते यूनिवर्सल कोड है। मैंने मिनिस्टर को कहा कि बताइए कौन सा यूनिवर्सल कोड है। 65% फैक्ट्री का वर्कर लेबर लॉ जो ये कोड बने हैं इनके प्रीव्यू से बाहर है। फिर उन्होंने क्या कर दिया कि पहले मालिक 100 तक अगर वर्कर काम करता था, उसको अगर क्लोज करना है, उसको शट डाउन करना है, क्लोजर करना है, तो उसमें परमिशन लेनी पड़ती थी, प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट पूछती थी कितने वर्कर हैं, कितने साल से हैं, कितना उनका ड्यूज है, पीएफ कितना है, उनके सैलरी के पेमेंट हुई कि नहीं हुई। जब तक पूरा सेटलमेंट ना हो तब तक उसकी परमिशन नहीं आती थी। और यह भी लिखा था कि आप इस फैक्ट्री को बंद करके कहां पर दूसरी फैक्ट्री खोलेंगे, किस बिजनेस में जाएंगे, जितने वर्कर हैं उनको रीट्रेनिंग देकर दोबारा ऑब्जर्व करेंगे कि नहीं करेंगे। मालिक की हिम्मत नहीं थी फैक्ट्री बंद करने की। अभी इन्होंने कह दिया वो 300 कर दिए बढ़ा के। अब जितना इनके फरीदाबाद गुड़गांव में, यशपाल बैठा होगा गुड़गांव का नेता हमारा, जो बड़ी बड़ी प्राइम लैंड है उनको बेच रहे हैं। मेडिकेट वालों का एग्जांपल है, 2100 एम्प्लॉय काम करता था और वो इतना बड़ा पूंजीपति है। ये राजपुरा रोड पे उसकी 3 एकड़ में कोठी है और पूरा का पूरा उसने बंद कर दिया मेडिकेट। और वो तो खैर मेरे पास लेके आए, वो बेचारे इतने उत्तेजित थे, वो कह रहे थे कि हम या तो सुसाइड कर जाएंगे, जल के मर जाएंगे सारे, नहीं तो हम रोड रोकेंगे सारा। मैं कहा भाई ऐसा काम मत करना, ना मरना ना रोड रोकना। आपकी लड़ाई पुलिस से नहीं है, आपकी लड़ाई स्टेट वर्सेस वर्कर हो जाएगी। आपसे पहले फरीदाबाद में कितने मरे हैं, वर्करों की पिटाई करी है पुलिस ने, वो लड़ाई डाइवर्ट हो जाती थी। तो हमने उस केस को पकड़ा। उस केस के अंदर उनको हाईकोर्ट चंडीगढ़ से, नागपाल जी थे उस वक्त, उनको ऑर्डर दिलवाया कि ये वर्कर हैं, ये रिटेंच कर रहे हैं, क्लोजर किया है, क्लोजर का सर्टिफिकेट लेना होगा, सारे सेटलमेंट देने होंगे। फिर उसने अपना एक आदमी को हाई कोर्ट से परमिशन ले लिया कि मेरे को माल सप्लाई करता था और इसके मेरे पास 5 करोड़ रुपए दे हैं, तो मैं अपनी फैक्ट्री बेच करके दे सकता हूं। हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि उस फैक्ट्री को बेच दो। वहां पर बर्फ चला गया सील करने के लिए। मेरे को उसने टेलीफोन पे बात कराई वहां के लीडर ने। मैंने कहा कि आप इनसे मत उलझिए हाई कोर्ट से, नहीं तो न तक केस दूसरी तरफ चला जाएगा। मैंने उनको समझाया कि आप जहां पर मशीनें पड़ी हैं उसको सील कर दो, ग्राउंड खाली रहने दो, बच्चों के समय टेंट में रह रहे हैं ये, वो अलाउ कर दिया उनको। अभी हाई कोर्ट से उनके फेवर में ऑर्डर हो गया। वो मेडिकेट के 2100 वर्करों को उसके सारे सेटलमेंट मिलने हैं। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपको हजारों एग्जांपल दे सकता हूं। लूट मची है, अत्याचार हो रहा है, परंतु हमारे देश के किसी नेता को मालूम ही नहीं है कि कोड क्या है, लेबर लॉज क्या है। 60 करोड़ है, वोट उनके लेते हैं।
और उनके लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में आइटम नहीं है। पहले ठेकेदार का 20 वर्कर जहां काम करेंगे उसको लाइसेंस लेना पड़ता था, अभी इन्होंने कह दिया कि 50 वर्कर तक कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप ये बताइए कि एक फैक्ट्री के अंदर 10 ठेकेदार के 50-50 वर्कर हो गए तो 500 वर्कर हो गया कि नहीं हो गया? कोई लेबर लॉ लागू नहीं होगा उसके ऊपर। ये कहते हैं अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, कौन अपॉइंटमेंट लेटर किसको देगा? जब आपकी इंस्पेक्शन बंद हो गई, आपकी लेबर मिनिस्ट्री खाली हो गई, लेबर मिनिस्ट्री का डेजिग्नेशन क्या कर दिया? फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर टू होम? बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इनका एक एजेंडा है इस गवर्नमेंट का, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सब चीजें करे। 1500 रूल हमने अंग्रेजों के बनाए हुए जो है स्क्रैप कर दिए हैं, जिसमें ये हमारे कोड भी, लेबर लॉज भी 29 स्क्रैप करे हैं इन्होंने। इसकी मैंने जिनेवा में जाकर इस मामले को जब उठाया, और वहां पर एक बहुत हाई पावर कमेटी है, उस हाई पावर कमेटी के अंदर 25 आदमी जूरी बैठते हैं, रिटायर्ड जज हैं, सिटिंग जज हैं। उसमें लेबर सेक्रेटरी बोला 45 मिनट, असिस्टेंट सेक्रेटरी बोली तो 20 मिनट, फिर वहां का हमारा एम्बेसडर बोला 15 मिनट, फिर इन्होंने रूलिंग पार्टी की जो बीजेपी बीएमएस है उसको दिलवाए 10 मिनट, फिर इन्होंने अपना एम्प्लॉयर को दिलवाए 10 मिनट, लास्ट में मेरे को 10 मिनट मिले। मैं 14 मिनट बोल गया। मैंने कहा कि साहब वहां पर कोई इंस्पेक्शन नहीं हो रही, आप कैजुअलिटी देखें, डेथ देखें। दिल्ली के अंदर आप फिल्मिस्तान पे जो आग लगी थी, 60 आदमी बुझ गए थे उस में आग के अंदर। हम वहीं पर पहुंचे थे, हमारा नारायण सिंह बैठा होगा यहाँ पर, ये बैठा सामने, परंतु पुलिस ने उसका रस्से बांध दिए, अंदर नहीं जाने दिया, परंतु डेड बॉडी जा रही थी। उसका मैं जिक्र बाद में करूंगा। फिर वहां पर मेरे को सुनने के बाद 14 मिनट बोला हूं मैं, पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया। जूरी ने डिसीजन दिया कि जो वर्कर लीडर बोल रहा है हरभजन सिंह, दैट इज कन्विंसिंग राइट, और वी हैव यूनानिमसली डिसाइडेड टू सेंड ए कमीशन फॉर इंडिया जो वहां पर जाके इंक्वायरी करेगा। और उसी के अंदर लेबर सेक्रेटरी पागल हो गया, अंदर कूदने लग गया कि लेबर ये डिसीजन बायस्ड है, हम किसी कमीशन को इंडिया में नहीं आने देंगे। भाई पावर में है, इन्होंने अभी कमीशन आने नहीं दिया, 19 का डिसीजन है ये। उन्होंने मेरे को बैन कराया कि ये हरभजन ना आए यहां पर हरभजन नहीं जाएगा तो कोई दूसरा त्यागी जाएगा, हमारा एचएमएस का लीडर कोई और जाएगा। मैं तो आपके देश में आपके सिर पर कूदूंगा। अब मेरे पे चाहे आपने एंटी नेशनल की इंक्वायरी पर बैठा दी है, मैं उनसे पूछ रहा हूं मेरे को रूल बताओ कि अंडर विच रूल यू आर ऑथराइज्ड टू कंडक्ट द इंक्वायरी ऑन द चार्जेस ऑफ एंटी नेशनल। मैं फ्रीडम फाइटर का लड़का हूं, मेरे फादर पे ब्रिटिश एंड एंटी नेशनल के चार्ज लगाए थे। मेरे फादर ने आईएनए ज्वाइन किया सिंगापुर पुलिस छोड़ के, 2 साल युद्ध में रहे, उसके बाद अरेस्ट हुए, काला पानी रंगून भेजा, उनके ऊपर था चार्ज एंटी नेशनल का। मैंने गवर्नमेंट को कहा कि आप मेरे 50 साल के ट्रेड्यून के बाद मेरे को एंटी नेशनल बोल रहे हैं तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाऊंगा, परंतु मेरे को रूल बताइए। रूल नहीं बता पा रहे हैं, रूल है ही नहीं है। अगर मैं फॉरेन फंडिंग ले रहा हूं तो वित्त मंत्री क्या कर रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या कर रही है? अगर मैं एंटी नेशनल हूं तो सीबीआई क्या कर रहा है, ईडी क्या कर रहा है? अगर मैं ग्लोबल यूनियन के लीडरों को एंटी नेशनल की एक्टिविटीज में काम कर रहा हूं तो इनकी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री क्या कर रही है? अभी ये चल रही है इंक्वायरी, कोई दिक्कत मुझे है नहीं। मैं आगे पहले नौकरी से एक दफा नहीं निकला हूं, मेरी 42 साल की रेलवे की नौकरी है, 8.5 साल बाहर रहा हूं। जो ये बता रहे हैं प्रोफेसर राजकुमार जैन जी, रेलवे की हड़ताल में जब 74 में हम गए तो उसके बाद इतनी बड़ी हड़ताल दुनिया में कहीं नहीं हुई है। मैं उस वक्त 22 साल का था, डीजल शेड में अपॉइंटमेंट थी मेरी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकल के सीधा रेलवे में गया था और उसी हड़ताल में कूदा। 71 में भर्ती हुआ, 74 में हड़ताल पे चले गए। पिंड मतलब पूरे देश के अंदर चिड़िया भी नहीं बोल रही थी स्टेशन के ऊपर, सारे स्टेशनों में अंधेरा था, गाड़ियां बंद हो गई थी, परंतु फिर भी अप्रोच करके बीबीसी से बुलवाते थे कि गाड़ी मुंबई से पंजाब मेल आई और फिरोजपुर चली गई, कालका मेल आई हावड़ा से, वो चली गई अपना कालका, और यार्ड में जाके गाड़ी खींच के खड़ी कर देते थे। उसमें हमारे 40,000 रेलवे कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। जेलें सारी भर गई थी, जेलें भर गई थी, स्कूल को कन्वर्ट कर दिया था जेलों में। और हमारे रेलवे कर्मचारियों को जब सुबह नाश्ता नहीं मिलता था, वो अपनी थाली को उल्टी करके चम्मच से खड़काते थे और इंदिरा गांधी मुर्दाबाद करते थे। तो एजेंसी इंटेलिजेंस वाले जाके बताते थे कि साहब वहां तो ऐसा हल्ला हो रहा है। जब इंदिरा गांधी को पता लगता था कि जेल में कैदी होने के बाद भी मेरा मुर्दाबाद कर रहे हैं, उन्होंने आदेश दिया कि इसको निकालो बाहर इन सबको। वो साहब ये बेल ही नहीं लेना चाहते हैं।
अब ड्राइवर को जो 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे इंजन चलाता है 100 की स्पीड से, उस वक्त तो फायर के इंजन थे लोगों के, जो हमारे स्टीम इंजन, उसके अंदर 8 टन कोला फेंकता फायरमैन अंदर। अगर उसको छुट्टी मिल गई, जेल में वॉलीबॉल शुरू कर दिया, कबड्डी शुरू कर दी, तो उनकी सेहत बन गई, उनका बाहर जाके फिर गाड़ी चलानी पड़ेगी, तो जेल में जितना आराम कर सकते हैं करें। तो इंदिरा गांधी ने कहा मैं नहीं जानती, इनको निकालिए किसी तरीके से बाहर। उन्होंने कहा मैडम आप इनके केस वापस ले लीजिए। उन्होंने कहा बेवकूफ बना रहे हो मेरे को, ये इंटरनेशनली सू करेंगे। उन्होंने कहा कि फिर आप इनके मजिस्ट्रेटों की भर्ती कर लीजिए, 24 घंटे केस चले, जो पकड़ा जाए सबूत आ जाए उसको सजा, जो नहीं आए सबूत बरी। वो कहते पागल बना रहे हो, इतने मजिस्ट्रेट कहां से लाऊंगी। तो उनका फिर क्या हो सकता है इसका। उनके साथ सिर्फ एक ही बहाना है, एक ही तरीका है कि बेल ले लें। पहली दफा दुनिया के अंदर हिस्ट्री लिखी गई है कि ये अलाउ किया, जितने कैदी थे मुंशी साइक्लो स्टाइल करके फॉर्म दिए गए, एक ही जेल में बैठा हुआ रामलाल श्यामलाल की बेल कर रहा है, श्यामलाल रामलाल की बेल कर रहा है। ऐसी हिस्ट्री दुनिया में कहीं है? कहीं क्या? ये ट्रेड यूनियन मूवमेंट की हिस्ट्री है, हिंद मजदूर सभा के बनाए हुए ऑर्गेनाइजेशन के। अभी लोगों को इसका ज्ञान नहीं है, लोगों को ज्ञान है पैसा कमाने का, परंतु लोगों को यह ज्ञान नहीं है कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट क्या कर रहा है देश के अंदर। तो लिहाजा ये सारे इश्यूज मैंने इसके अंदर लिखे हैं, और इसको अगर मैं सबको पढ़ूंगा और एक्सप्लेन करूंगा तो फिर काफी समय हो जाएगा। मैं समझूंगा आपके साथ अन्याय होगा। अभी और भी हमारे साथी जो मंच पर हैं वो आपको अपनी बात रखेंगे सुरेंद्र मोहन जी की। तो लिहाजा मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं समागम के अपने सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस मौके के ऊपर जो बर्निंग इशू है देश के सामने, 60 करोड़ वर्कर के ऊपर गुलाम बनाने के लिए अटैक हो गया है, देश के अंदर मूवमेंट चल रही है। 10 मजदूर संगठन पिछले 11 साल से 20 हड़तालें कर बैठे हैं और अभी भी लड़ रहे हैं, स्ट्रगल चल रही है। एक अभी करंट सहारा एनडीए, पहले कोई हमारे को सुनता भी नहीं था, सारे एनडीए ने बिना हमारे से बात किए हुए पार्लियामेंट के बाहर इस पर जिस दिन ये ऑर्डर इशू हुआ 21 नवंबर को, 22 नवंबर को प्रदर्शन कर दिया। ये कॉर्पोरेट लूट नहीं चलेगी, लेबर लॉज में रिफॉर्म नहीं चलेगा। तो हमने फिर मीटिंग की 10 मजदूर संगठनों ने, भाई ये तो बहुत अच्छा कर दिया, दे रहा है दुरुस्त है। पहले तो लोग अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे थे, तो हमने कहा कम से कम उनका धन्यवाद करते, उनसे बात करें। तो राहुल गांधी ने हमारे को पार्लियामेंट में बुलाया अभी 3 दिन पहले। हम एक एक आदमी 10 मजदूर संगठनों का गया, और देखिए वो स्ट्रगल कर रहा है वो आदमी। लोगों ने उसकी इमेज कितनी डैमेज की थी अरबों रुपया खर्च करके, परंतु उस बंदे ने 12,000 किलोमीटर पैदल चल के लोगों को बता दिया कि वो पप्पू नहीं है, वो लीडर है। और उसने ईमानदारी से कहा कि मेरे को किसानों की हाइट में तो मैं समझ गया हूं। उसने कहा पर कमेंट, मैं अभी लेबर लॉज के बारे में जानकारी नहीं है मेरे को, तो क्या मेरे को आप 1 घंटे का प्रेजेंटेशन दे सकते हैं? हमने कहा कि आप जिस दिन टाइम निकालेंगे उस दिन आप अपने सारे पंडित बिठाना, हम आपको एक एक इशू, टाइम लगेगा इसमें 4 कोड को समझाने में, हम आपको प्रेजेंटेशन करके दिखाएंगे। अभी डेट आएगी, प्रेजेंटेशन करेंगे। उसके बाद उन्होंने वायदा किया कि एनडीए का हर घटक, और खासतौर पे मैं देश के मजदूरों की लड़ाई को लीड करूंगा, मदद नहीं करूंगा, लीड करूंगा। ये उन्होंने अभी वायदा किया 4 दिन पहले। क्योंकि देश में इतनी अनार्की हो गई कि कोई वर्कर के बारे में आवाज ही नहीं उठा रहा, किसी के पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में आइटम नहीं है। तो लिहाजा ये एक नया मोड़ आया है जो मैंने आपको बताया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को शांतिपूर्वक सुना, और मैं उम्मीद करता हूं कि फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर आपसे लंबी बातचीत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इनकलाब जिंदाबाद। साथी सुरेंद्र मोहन अमर रहे, साथी सुरेंद्र मोहन अमर रहे, साथी सुरेंद्र मोहन अमर रहे। आपके ऊपर बैन था ऑफिस के आसपास जाने, वो उससे पहले जब मैं रिमूव हुआ 82 में, मेरे को एंट्री इंडियन रेलवे में बंद थी। साथी ने जो बताया, मैं 4.5 साल बाहर रहा हूँ, कोर्ट से हाई कोर्ट में केस चला था। अब राजेंद्र सच्चर जी हमारे बीच में नहीं है, मेरा केस सुन के कोर्ट में लग गया। राजेंद्र सच्चर ने, मेरा एडवोकेट जो है, उसने कहा कि मेरा तो ईट कुत्ते का बैर है, 1 सेकंड में केस उड़ा देंगे, आप किसी सोशलिस्ट लीडर को लाइए। मैं अपने जनरल सेक्रेटरी डीडी वशिष्ठ को लेके गया, वो बहुत पुराने सोशलिस्ट लीडर थे, किसी अभी तक लोगों को मालूम नहीं है डीडी वशिष्ठ कौन है। डीडी वशिष्ठ ने देश को आजादी की लड़ाई लड़ी, और आजादी दिलाने के बाद सोशलिस्ट पार्टी ने उनके ऊपर जिम्मेवारी डाली थी कि आप पाकिस्तान में रहकर सोशलिस्ट पार्टी का गठन करके आओ। और वो फाउंडर नॉर्दर्न रेलवे मैन यूनियन के लीडर हैं, ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के फाउंडर लीडर थे। उनके बाद में लीडर थे, उसका फाउंडिंग तो हुआ था 1924 में,
परंतु वो लीडर जब जाके बैठे, सत्तर साहब ने देख लिया, देखने से 1 सेकंड में उसमें लिख दिया, आई नो द अक्यूज्ड पर्सनली, हैंस ट्रांसफर टू द अदर कोर्ट, दूसरे कोर्ट में चला गया। 5 दिन बहस चली, पूरी गवर्नमेंट कह रही थी कि हरभजन सिंह इतना खतरनाक आदमी है, इसके खिलाफ कोई इंक्वायरी अफसर नहीं आना चाहता, कोई विटनेस नहीं आनी चाहती, इंक्वायरी इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर हमने इसको 14(2) में निकाला। तो उसके बाद 5वें दिन जज ने कहा कि यू आर रनिंग द गवर्नमेंट, यू हैव ए स्पेशल फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, लगाइए उसको, डिप्लॉय करिए, ऑर्डर ऑफ रिमूवल ऑफ हरभजन सिंह क्वेश्चन, और डीरेमो दी इंक्वायरी, दोबारा इंक्वायरी करिए। किसी की इंक्वायरी करने की हिम्मत नहीं, रेलवे पर डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने फाइल उठा के फेंक दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नथिंग डूइंग, जो ऑर्डर हाई कोर्ट का उसको इंप्लीमेंट करिए। फिर रेलवे ने मीटिंग की, बोर्ड तक मिनिस्टरों ने, उन्होंने कहा कि आप क्या कर सकते हैं, उन्होंने कहा ठीक है, आप हरभजन को कहो कि घर में रहेगा, दिल्ली नहीं छोड़ेगा विदाउट परमिशन, उसकी सैलरी बाई मनी ऑर्डर उसके घर में आती रहेगी। अभी आपको ढूंढना कोई ऐसा लीडर, 4.5 साल तक मेरे को थ्रू मनी ऑर्डर लास्ट पे ड्रान मेरे घर में आता रहा, और मैं उसी 4.5 साल में 82 में यंगेस्ट जम्मू के कॉन्फ्रेंस में वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ हूं। लोगों ने कहा कि नहीं ये नौकरी से निकल गया तो क्या हो गया, जिस जीएम ने मेरे को निकाला था उसी जीएम के सामने तो पुलिस आती थी, मेरी एंट्री बैन थी, काम बताया जाए उसी काम के लिए 24 घंटे तैयार रहता है। उनका कामरेड जी चिंता ना करो, हमारे दूसरे साथी दिल्ली वाले, हरियाणा वाले, गुड़गांव के साथी बहुत आए हुए हैं, और अगर हम चाहते तो यहां पर पैर रखने को जगह ना होती, परंतु हमारे को जगह का मालूम नहीं था। ये तो मुझे मालूम था कि इसमें 150 आदमी आएगा, परंतु उसमें कहते थे 75 आ जाएगा, परंतु अव्यवस्था हुई, उसके लिए क्षमा। बाकी उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले साल में हमारे सारे समाजवादियों के इसी तरीके से उनको सिमरन करना चाहिए, उनके अच्छे कामों को आपके सामने रखना चाहिए। समाजवादियों का सेक्रीफाइस, जो उनकी कुर्बानी, जो उनका इंटेलेक्चुअलपन, जो उनका बुद्धिजीवी थे, वो जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया देश के समाज को उठाने के लिए, बराबरी के लाने के लिए, उनको याद करना हमारा धर्म बनता है, और ये ऐसा ही चलता रहेगा जब तक हिंद मजदूर सभा रहेगी। सारे साथियों के सहयोग से हम सारे साथियों का हमने तय किया है। एक इशू और भी घोषणा कर दूं, अध्यक्ष जी आपसे परमिशन लेता हूं। जस्टिस राजेंद्र सच्चर मेरे ऑफिस में आए, मेरे प्रेडिसेसर ब्राह्मण पुरोहित को कहते कि मिस्टर पुरोहित, हम सोशलिस्ट पार्टी बना रहे हैं, आप उसके अध्यक्ष हो जाओ। उनका जस्टिस साहब, मैं इस उम्र में कैसे पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लूं और अध्यक्ष हो जाऊं, मेरी जिम्मेवारी नहीं है, मैं इतना बड़ा पोस्ट होल्ड करूं। फिर चलती रही, बात चलती रही, सुरेंद्र मोहन जी एंट्री कर गए, नागपाल जी आज है नहीं हमारे बीच में, सीरीज ऑफ मीटिंग हुई इंडिया इंटरनेशनल में, खाना खिलाते थे वही सच्चर साहब। फिर अल्टीमेटली फाइनल क्या निकला कि हमारे को सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर स्टडी सर्कल शुरू करना चाहिए। इसके ऊपर पेपर कौन बनाएगा? सुरेंद्र मोहन जी ने बनाया, पेपर सर्कुलेट हो गया, मेरे एआरएफ ने अडॉप्ट किया उसको, परंतु वो आगे किसी वजह से रुक गया। परंतु हमने एचएमएस में तय किया है कि अमरावती पुरोहित पैसा छोड़ के गए हैं, आज हमारे पास उसकी 30 लाख की एफडी है। हम सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को गवर्नमेंट अमरावती पुरोहित ट्रेड यूनियन स्टडी एंड रिसर्च सेंटर बनाने का काम कर रहे हैं। उसका रजिस्ट्रेशन होते ही हम जितने भी बुद्धिजीवी हमारे समाजवादी इस वक्त हैं उनसे कहेंगे कि उसमें योगदान करें, ताकि आने वाली पीढ़ी को समाजवादियों का क्या योगदान है देश को आजाद कराने में, क्या उन्होंने कुर्बानियां की हैं, क्या देश के अंदर रिफॉर्म्स लाए हैं, कैसे सरकारों से नियम बनाए हैं, इसकी जानकारी उनको होनी चाहिए। भंडार है, पर उन भंडार को ट्रांसफर करने की जिम्मेवारी किसी को लेनी चाहिए, वो आप साथी मिलकर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ये साथी ने याद करा दिया, तो मैंने बंद करने के बाद भी उसके बारे में बताना जरूरी समझा। इन्हीं शब्दों के साथ फिर पुनः क्षमा का याचक। इनकलाब जिंदाबाद साथी।